आ गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फाइनली थोड़ी माथे में बुद्धि आई और अब फाइनली जाके जो जज का स्ट्रेंथ है वो 34 से लेकर 38 कर दिया गया है। टेक्निकली तो 38 से भी ज्यादा होना चाहिए था, बिकॉज बहुत बैकलॉग है भैया। तुम लोग में ही जीवन में बैकलॉग नहीं है। तुम जो प्राइम क्या सोच सकता है आदमी, सुप्रीम कोर्ट में आना, सुप्रीम कोर्ट में ही बैकलॉग। क्यों ऐसा करा गया, क्या हिस्ट्री था, क्या रीजन था, क्या था, सब बताता हूं। सबसे पहले अपन कुछ फैक्ट्स पढ़ते हैं अबाउट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। थोड़ा बोरिंग हो सकता है बट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इस 1950 को स्टैब्लिश हुआ था 28 जैन को। ठीक है, 28 है कि 26 है यार, देख लेना ये एक बार। इनॉग्रेशन वाला इनॉग्रेट किसने किया था? अगेन द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने इनॉग्रेट करा था। ठीक है, इससे पहले इंडिया में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया हुआ करते थे, इसको बाद में जाके सुप्रीम कोर्ट से चेंज कर दिया गया। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया अर्लियर यूज्ड टू बी इन कोलकाता, उसको बाद में जाके शिफ्ट कर दिया था दिल्ली में। अब ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, एक जज होते हैं और मतलब पहला जो सबसे ओरिजिनल था दैट वाज 1 चीफ जस्टिस और 7 अदर जज। अभी ये चीज 1 चीफ जस्टिस और 37 जजेस को कर दिया गया। ठीक है, एवरेज एज क्या मतलब जो रिटायरमेंट का एज है 65 इन सुप्रीम कोर्ट, 62 इन हाई कोर्ट। अब ये आर्टिकल कौन से कहां तक है? ये आर्टिकल मतलब पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, फ्रॉम द आर्टिकल 124 टू 147। अब लीगल फ्रेमवर्क है सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956 के थ्रू अपॉइंट होते हैं सारी चीजें। ठीक है, और सिग्निफिकेंस ऑफ इंक्रीज क्या? अगेन भाई इतना बैकलॉग हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आके बोल रहे हैं कि ये आरटीआई फाइल कर देते इसके चक्कर में बैकलॉग बढ़ जाता है, ये सारे कॉकरोचेस। तो ये सब ना बोलना पड़े करके फास्टर डिस्पोजल ऑफ केस हो जाए। टेंशन एक्चुअल में मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जजेस की लाइफ बहुत हेक्टिक होती है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बहुत काम करना पड़ता है हम लोग को। ठीक है, तुम लोगों को लगता है सारी गवर्नमेंट जॉब इजी होती, सारी गवर्नमेंट जॉब इजी नहीं होती। ठीक है, कोई रैंडम से नॉर्मल से पोस्ट में नहीं बैठे कि बिल्कुल पैसा आए जा रहे हैं और करप्शन भी नहीं कर सकते अब जज हो तो कोई खास तरीके से। अब आगे कुछ नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन जनरली नहीं करते लोग, बिकॉज एक बार करप्शन में पकड़े जज हो तुम तो फिर अच्छे से वाट लगी जाएगी। फिर आता है टाइमली जस्टिस डिलीवरी। देखो, जस्ट किसी महान इंसान ने बोला था जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आप सबने काफी ऐसे मल्टीपल केसेस सुने होंगे जहां पर एक पूरा चीज होने के बाद 20 साल बाद 30 साल बाद उसको जस्टिस मिल रहा है। तो भाई 30 साल कोई लॉजिक, कोई सेंस है इस बात में? जैसे कि एक क्या तो था उसका, शायद आसाराम बापू वाला ही केस था कि हाँ बानो जी, हाँ शाह बानू वाला जो केस था, उसमें भी काफी मल्टीपल ईयर्स के बाद जैसे इसमें रहा था। जो गुजरात में भी एक हाँ शाह बानू वाला ही केस था गुजरात का, उसमें जो पूरा विक्टिम का जो डेथ हुआ था, बहुत सारी चीजें हुई थी। देखो जो हम लोग शायरा बानू और शाह बानू अहमद पढ़ता है वो वाला केस नहीं बोल रहा हूँ, वो एक अलग क्रिमिनल केस है जो जिस चीज के ऊपर डिस्कशन कर रहा हूँ। वो बेसिकली उसमें हुआ था कि द कंप्लीट फैमिली डाइड इन एन इंसिडेंट एंड उसके जो विक्टिम्स थे उनको 20 से 30 मतलब अराउंड 15 से 20 साल बाद सजा मिली थी, और वो सजा मिलने भी कोई सजा लाइक वाली विक्टिम मतलब मिली भी नहीं थी। तो अगेन कोई मतलब ही नहीं है इतना लेट जस्टिस देके। जैसे कि अब जस्टिस देने का दिक्कत क्या है लेट? भाई एविडेंस नाम की जो चीज होती है ना वो बहुत ज्यादा वैनिश्ड हो जाती है जल्दी। आप तुरंत आज क्राइम हुआ, कल परसों जब एक हफ्ते बाद जाके आप केस चालू कर दोगे आपको मल्टीपल एविडेंस मिल जाएंगे। आप तुम रैंडमली सोचो, तुम एक क्राइम देखे हो या तुमने किसी इंसान को जाते हुए देखा है एक सुनसान रास्ते के अंदर है एक लड़की के घर में, तुम्हें आज वो चीज याद रहेगी, कल वो चीज याद रहेगी, एक हफ्ते बाद वो चीज याद रहेगी। तुमसे मैं 10 साल बाद आके पूछूंगा कि तूने देखा था उसको, तुम्हें घंटा कुछ याद रह रहा है? तुम्हें क्लैट के यहाँ पर जज में फास्टर डिस्पोजल ऑफ केस याद नहीं हो रहा, सिग्निफिकेंस में तुम्हें वो याद रहेगा, कुछ याद नहीं आता किसी को। तो दिस अगेन क्रिएट्स एन एम्बिग्विटी, और ये बहुत बड़ा रीजन है कि क्यों बहुत सारे अक्यूज लोग छूट जाते हैं, क्योंकि एविडेंस ही नहीं है। आपने करा होगा कितना बड़ा भी क्राइम, अगर आपके खिलाफ एविडेंस ही नहीं है तो फिर एवरीथिंग इज जस्ट नॉर्मल, नोबडी केयर्स। तो ये ना हो करके चीज हो। अब एक चीज और है दिक्कत, आरटीआई में भी क्या दिक्कत थी, क्यों सुप्रीम कोर्ट, क्यों सीजीआई ने बोला था कि कॉकरोच है? थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी था बट रियलिटी भी है ये। आप आरटीआई फाइल करो, आप रिव्यू पिटीशन डाल देते हो, ये सब ऐसी चीजें हैं जो कि एक सिंगल जज नहीं बैठ सकता, तो मल्टीपल जजेस की स्ट्रेंथ लगानी पड़ती है उस पर्टिकुलर डिसीजन में। और भाई लिमिटेड है ना जजेस,
केसेस तो अनलिमिटेड है, इतने केसेस आते जा रहे हैं हर बार इंडिया में, हर दिन मल्टीपल केसेस फाइल हो रहे हैं, क्योंकि जजेस लिमिटेड है, केसेस मल्टीपल है, और आप आरटीआई वगैरह लगा रहे हो उसमें डबल जज ट्रिपल जजेस बैठना पड़ रहा है, ऑब्वियसली पूरा जो बैलेंस है वो बिगड़ेगा। तो उस बैलेंस को इन्फोर्स करने के लिए अगेन अब मैं आपको 4 जज केसेस बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काइंड ऑफ रिलेटेड टू दिस पूरा जज वाला थिंग, आपको बिल्कुल अच्छे से अपॉइंटमेंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आते हैं हम लोग, जजेस केस दिया हुआ है क्या यहाँ पर, ठीक है, एक मिनट, लेट मी ऐड अ पेज, थोड़ा सा ध्यान से सुनना जितने लोग भी, ये क्या हो रहा है, एक गलत बटन दब गया था दोस्तों। कितने लोगों को ये चीज पता है, और लास्ट क्लास में कोई था मेरे, जब मैं कभी बताया हूँ ये चीज, मैं एक बार बता चुका हूँ ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की क्लास में, बट मैं फिर आज रिपीट कर देता हूं, जिन लोग नए थे उन लोगों को पता चल जाएगा। एक होता है आर्टिकल 124। हिस्टोरिकली आर्टिकल 124 में लिखा यह हुआ है कि जो जज होंगे वो अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहां पर वर्ड सुनना, कंसल्टेशन, इस चीज के ऊपर ही अब देखो मैं चीज बताऊं। हुआ ये कि एक जो इंदिरा गांधी का टाइम था और उससे पहले भी जो पूरा कांग्रेस का राज था, उसमें एक बहुत बड़ा टशन चल रहा था बिटवीन, और टशन एज इन एक टेंशन चल रहा था बिटवीन जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव, कि कौन ज्यादा पावरफुल है, कि पार्लियामेंट ज्यादा पावरफुल है कि जुडिशरी ज्यादा पावरफुल है। ये चीज के चक्कर में क्या हुआ, एक हुआ एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जिसमें जो पिटिशनर थे उन्होंने बोला कि भाई तुम बताओ कि कंसल्टेशन क्या, जो काइंड ऑफ प्रेसिडेंट के पास पावर है क्या कि वो अपॉइंट करेगा, कि कंसल्टेशन जो सीजीआई दे रहा है वो मैंडेटरी होगा कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं मैंडेटरी होगा। मैंडेटरी नहीं होगा मतलब अगेन इस सब के बीच में आता है आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 क्या बोलता है, आर्टिकल 50 ये बोलता है कि भैया एक बैलेंस होना चाहिए बिटवीन लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशियल, डिवीजन ऑफ पावर, कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो अगर ये दिया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कैसे आर्टिकल 24 का ये जो एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था 1981 का, वो ट्रू है। इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, बिकॉज हम लोगों को तो लिखा हुआ है ना भाई साफ साफ कि जुडिशरी का कोई भी चीज होगा उसमें नहीं घुस सकता एक्सिक्यूटिव या लेजिस्लेटिव, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। तो ये हो गया। अब इसके बाद आता है एक केस दैट वाज, एक मिनट देखना तो नाम भूल गया मैं, सेकंड जज केस। सेकंड जज केस का नाम एडीआर ही था शायद, यार सेकंड जज केस का नाम नहीं दिया हुआ इसमें, छोड़ो सेकंड जज केस बोल लेते हैं। इट वाज एडीआर, कुछ कुछ तो था सेकंड जज केस का नाम। अब वैसे हुआ क्या ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जज का केस का नाम तो क्या ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड जज केस में एक बहुत ही प्यारा दिमाग लगाया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उन्होंने बोला अच्छा तुम लोगों को मैं एक चीज बताता हूं कि आप ये डिसाइड करो कि आपको क्लैट करना है कि नहीं, लेकिन इसको कंसल्ट भी करो आप अपने पेरेंट्स से। अब मैं ऐसा क्यों बोलूंगा, ये चीज कोई बता सकता है रीजन? क्या सबने लॉजिकल रीजनिंग पढ़ा है? दिव्या के अलावा शायद उसने मेरे लेक्चर अटेंड नहीं करेंगे अभी तक, लेकिन बाकी सबने तो पढ़ा है मेरे से। क्यों बोलूंगा मैं? कैन एनीबडी? मतलब पेरेंट्स ज्यादा अच्छे डिसीजन देने के केपेबल होंगे। ठीक, यही है रीजन। केपेबल भी छोड़ो, तुम मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे को सिर्फ तुमसे डिसीजन लेना होता कि तुम डिसाइड करो क्लैट करोगे कि नहीं, तुम्हारा ही बस अथॉरिटी रहे, तो मैं क्या बेवकूफ हूं? और तुम इमेजिन करो मैं एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूं, तुम कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के साथ सोचो कि अगर मेरे को सिर्फ तुमसे डिसीजन लेवाना होता, तो मैं क्या बेवकूफ हूं कि एक्स्ट्रा एक वर्ड डाल रहा हूं कि इन कंसल्टेशन विद सीजीआई? नहीं, मतलब सेकंड जज केस में ये बात हुई कि भैया जो टेक्निकली सीजीआई का एक बहुत बड़ा वैल्यू है, एक बहुत बड़ा अपब्रिंगिंग है, सीजीआई इज द मेन अथॉरिटी, और जो भी उनका कंसल्टेशन का मतलब जिसको सीजीआई बोल देंगे वो 100% वैलिड होगा, और उसको ही अपॉइंट करना पड़ेगा प्रेसिडेंट को। ये एस्टैब्लिश होता है सेकंड जज केस में, वेरी इंपॉर्टेंट केस। अब होता ही है ना कि पावर करप्ट्स अ पर्सन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। मतलब ये है कि आप किसी एक इंसान को पावर दे दो, वो पागल हो जाता है।
दिस सेम हैपेंस एवरी, आप जितने भी पॉलिटिशियन तो आपको देख, आप किसी को बहुत ज्यादा पावर देते हो वो और पागल हो जाता है। सेम विद द केस ऑफ सीजे, यहां पर आया कि भाई मतलब ऑब्वियसली सीजे इज अ वेरी काइंड ऑफ रिस्पेक्टेड पोस्ट, वो उनके कुछ नहीं, बट अगेन द एवरी पावर मतलब द कंप्लीट पावर ऑफ कौन अपॉइंट होगा, कितने लोगों को क्या मिलेगा, वो सब सीजे के हाथ में था। इज दैट फेयर? नो। इस चीज के लिए हुआ थर्ड जज केस। थर्ड जज केस में क्या बोला गया कि भाई ये जो पूरा सीजीआई वाला जो पावर है, इनको एक काम करो कि इसको एक काइंड ऑफ मल्टीपल बॉडी बना दो। तो इस चीज में फाइनली फिर सीजीआई प्लस 4 और जजेस का एक कोलेजियम बना, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब सुप्रीम कोर्ट का, जो कि डिसाइड करेगा कि कौन जज अपॉइंट होगा, कौन सा हाई कोर्ट से किस चीफ जस्टिस को उठा के सुप्रीम कोर्ट में जज बनाना है, क्या करना है, ये सब कोलेजियम डिसाइड करता है। दिस इज दी सोल मैग्ना कार्टा एंड अल्टीमेट अथॉरिटी की कहां से जज बनेंगे, क्या करेंगे। अगर किसी का ड्रीम होगा तो आपको कोलेजियम के फेवर में रहना पड़ेगा, तभी आप जज बन सकते हो सुप्रीम कोर्ट के। समझ में आया सबको? 3 जज केसेस कैसे अपॉइंटमेंट हुआ, काफी कॉम्प्लेक्स तरीके से लोग समझाते हैं, उतना कोई कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं, सिंपल सा चीज। अब आते हैं मोदी जी ने क्या करा। हर टॉपिक में मोदी जी ही आ जाते हैं, क्या करें अब। बात थी 2014 की, मोदी जी नए नए प्राइम मिनिस्टर बने थे, सीएम से। मोदी जी बोले कि ये सी से पी तक का सफर काफी प्यारा था, तो मोदी जी ने क्या करा, बोले कि चलो एक काम करते हैं, एनजैक बनाते हैं। एनजैक क्या है? एनजैक इज नथिंग बट द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। क्या है ये? कुछ नहीं है, इसमें 6 लोग होंगे, 6 में से 3 लोग होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के और 3 लोग होंगे जुडिशरी के। ये लोग मिलकर अपॉइंट करेंगे जजेस को। अब एवरीथिंग इज प्रपोर्शनेट, ठीक है। मान लो अभी ये तुम लोग बोलोगे इसमें प्रॉब्लम क्या, 3 जज सुप्रीम कोर्ट के, 3 जज, 3 लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के। तुम मेरे को एक बात बताओ, यहां पर अगर आ जाता है कोई इंसान अपॉइंट होकर, उसको सिर्फ एक इधर का बंदा चाहिए उधर जाने के लिए, और ये रैंडमली, और ये कोई कर देगा अगर इसे इनके मानो, क्या जो भी जज अपॉइंट होगा वो कभी सरकार के खिलाफ जजमेंट दे पाएगा? नहीं। इस चीज को ही और इस चीज के लिए, और ये अगेन आर्टिकल 50 जो मैं आपको आर्टिकल बताया कि क्यों डिवीजन ऑफ पावर है इंडिया में, लिखा हुआ आर्टिकल में, कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको ही वायलेट करा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में बोला, बेटा इधर इधर इधर, बोला जी मालिक, बोल पेंसिल, उन्होंने बोला पेंसिल, तेरा एनजैक कैंसिल। तो एनजैक हो गया कैंसिल। अब एनजैक कैंसिल हो गया, अगेन ये एनजैक कैंसिल होने वाले जो ही केस था, इसको ही अपन 4th जज केस बोलते हैं। ये हाँ जज का केस का नाम याद आ गया, ये स्क्वारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था। स्क्वारा इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ एनजीओ मान, जो कि डेमोक्रेटिक राइट के फॉलो करता है। ये भी स्क्वारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ही था। सेकंड जज केस कहाँ गया भाई, सेकंड जज केस हटा दिया आप लोग, सेकंड जज केस का भी नाम स्क्वारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ही था। ठीक है, समझ में आया सबको? ये थे 4 जज केस, कैसे पूरा जुडिशरी इवॉल्व हुआ, कैसे जज के इलेक्शंस होते हैं, सब चीज। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट चीजें, ये चारों जजेस के केस हैं, आप एक बार पढ़ लेना, जो मैं आपको स्टोरी बताया वही है, एक बार अपने एंड से भी पढ़ लेना तो अच्छे से और समझ में आ जाएगा। अब हुआ ये कि ये सब चीज हम लोग 1981 के बाद से पढ़ रहे हैं कि 1981 में हुआ एसपी गुप्ता और यूनियन ऑफ इंडिया केस, फिर बाद में आके 1993 में स्क्वारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हुआ, सेकंड जज केस ये था। इसके पहले थी आयरन लेडी ऑफ इंडिया, इंदिरा इज इंडिया, मतलब इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, शी इंदिरा गांधी जी। हुआ ये कि एक इंसान थे जिनका नाम था HR खन्ना। चलो ये 1973 में भी यही हुआ था कि ये 3 जज जो थे, इन्होंने इंदिरा गांधी के अगेंस्ट एक केस में जजमेंट दिया था। इसलिए इन तीनों को सक्सीड कर, मतलब एक ट्रेंड बन गया, धीरे धीरे प्यारा ट्रेंड बन गया कि जो सबसे सीनियर मोस्ट इंसान होगा उसको अपन चीफ जस्टिस बना देंगे। ये कहीं स्टेटेड रूल नहीं है, लेकिन ये ऐसा बन गया है ट्रेंड। इस ट्रेंड को 3 बार वॉयलेट हुआ है। ये 3 बार वॉयलेट, सबसे पहला वॉयलेट किया था इंदिरा गांधी जी ने ही, और उन्होंने 3 जज को सक्सीड करके ये AN राय को चूज किया था सीजीआई।
ये 3 ऑलरेडी सीनियर लोग मौजूद थे, लेकिन फिर भी इनको चूज कर लिया, क्यों? क्योंकि ये प्रो गवर्नमेंट थे। फिर 1977 में इन एच आर खन्ना जी वही थे जिनका क्राइम ये था कि उन्होंने सही जजमेंट दिया था। कौन से केस में? इंदिरा स्वानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सॉरी, केशवानंदा भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस। अ हिस्टोरिक केस जिसका 300 पन्ने के डॉक्यूमेंट थी। इंदिरा गांधी सर पकड़ ली थी, ये क्या हो गया? ये तो पूरा उनो रिवर्स हो गया। लेकिन उस उनो रिवर्स करने में सिर्फ एक जज जिसने पूरा डिसेंडिंग जजमेंट दिया। सोचो, एक जज, जिस जज का ऑरा सोचो तुम, आज भी 50 साल बाद पढ़ा रहा हूं मैं उनके बारे में, लेजेंड्स। उन्होंने उस टाइम बोला कि नहीं भाई, आप गवर्नमेंट आप 50 करोड़ क्यों ना दे दो, हम तो नहीं बदलेंगे। तो कुछ ऐसे ईमानदार लोग थे और काइंड ऑफ पीपल हु बिलीव इन लॉ, एच.आर. खन्ना जी ने अगेंस्ट में जजमेंट दिया था केशवानंद भारती के लिए, इसलिए सरकार केस हार गई। इसी फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में एच.आर. खन्ना जी, वन ऑफ द मोस्ट डिजर्विंग जजेस, उनको 3 बार सुपरसीड किया गया, मतलब 3 जूनियर्स को सीजीआई बना दिया गया और अल्टीमेटली कभी सीजीआई बने ही नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है सेकंड जज केस 1993 का। यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट रूल दैट सीनियर मोस्ट जज ऑफ, अब देखो ये एक चीज ये है कि मतलब सेकेंड जज केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला 1993 में कि भाई ये काइंड ऑफ सेटेड रूल चल रहा है तो चलने दो, कोई गवर्नमेंट के डायरेक्शन के कारण उल्टे से चीजें नहीं होगी। यहां पर आपने देखा ये सब हुआ क्यों? क्या ये सब लेस डिजर्विंग लोग थे? नहीं, दीज पीपल वेर एक्चुअली द पीपल हु बिलीव इन लॉ, दैट्स व्हाई दे गॉन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। सेकंड जज केस में बोला कि भाई ये फालतू का अनाप शनाप गवर्नमेंट के रीजन के कारण नहीं होगा। ठीक है, चेंज करना है तो कोई वैलिड रीजन होना चाहिए। जैसे कि एक बार शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3 बार ऐसा हुआ है। एक बार इफ आई एम, हाँ, नेहरू जी ने भी करा था एक बार, लेकिन उनका वैलिड रीजन था, बिकॉज वो जो जज थे वो बहुत ज्यादा बीमार थे, तो उनके जो सीनियर मतलब नेक्स्ट जूनियर जज थे उनको बना दिया गया था। ठीक है, तो प्रैक्टिकली 3 बार हुआ, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये वाला इंपॉर्टेंट 1977 वाला। फिर आता है कंपोजिशन ऑफ एनजेक, जिसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। 2 सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जज थे, एक सीजीआई था, तो ये 3 इधर हो गए, फिर ये 3 इन लोग थे। ठीक है, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जज वही है, काफी इंटरेस्टिंग और काफी हार्ड है, ये होता नहीं है कभी। अभी आखिरी में यशवंत जी ने भी रिजाइन दी थी। यशवंत जी कौन है? आपके दोस्त नहीं है, यशवंत जी वही है जिनके घर के बाहर से कैश मिला था, जिनका घर में आग लग गई थी, जिनके ऊपर कभी बवाल भी हुआ था लास्ट ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब जो जज का रिमूवल कैसे होता है वो बताता हूँ। देखो, सबसे पहली बात, जज सिर्फ 2 ग्राउंड में रिमूव हो सकता है, प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी ओनली, नो अदर ग्राउंड। अब पहली बात तो एक चीज में ध्यान रखना, बस एक चीज बता रहा हूं आपको, एक होता है वर्ड रिमूवल और दूसरा होता है वर्ड इंपीचमेंट। 99% मूर्ख बालकों को लगता है कि इंपीचमेंट और रिमूवल सेम है, रिमूवल इंपीचमेंट, रिमूवल इंप्रूवमेंट, गंगाधरी शक्तिमान, शक्तिमानी गंगाधर है, कोई ऐसा नहीं। रिमूवल इज फॉर एवरीथिंग और एवरीबडी, इंपीचमेंट इज ओनली फॉर प्रेसिडेंट, और कहीं जनरली यूज नहीं होता इंपीचमेंट। तो जो भी आप लोग देखते हैं इंपीचमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज, अरे भैया रिमूवल बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये है। अब कैसे होता है, इमेजिन करो एक जज है, मान लो राइमा जज बनी। ठीक है, अब राइमा जज बन गई, राइमा ने फुल बिल्कुल एकदम एक ही जीवन है, कमा के ही जाएंगे, अब फुल करप्शन। अरे आपका लॉ फर्म है, अरे आप तो हमारे क्लैट मैटर्स के साथी थे। कुछ नहीं, देखो आपको एक सीनियर बात बता रही हूँ, 50 खोखा इधर दो, सब बढ़िया केस है सेटल, कहा है चिल मारो यार, जीवन में क्या दिक्कत। सरकार नाम के सामने भी, और सरकार तो साड़ी अपनी, ये नाम से बिल्कुल राइमा कर रही थी, और राइमा आखिर में पकड़ा गई। आपका खड़ा कितना भी हो बेटा, भरता तो जरूर है एक दिन। न्यू आइडिया अनलॉक्ड। अब आइडिया के बाद जो होगा वो बता रहा हूं तुम्हें, और आइडिया से बचना कैसे वही बता रहा हूं तुम्हें। अब ये हो गया, मान लो अब इसके बाद फाइनली जब चालू होगा तो कैसा प्रोसीडिंग होगा। ये गवर्नमेंट तो कुछ नहीं करेगी क्योंकि गवर्नमेंट से ही पैसा लिया गया, तो गवर्नमेंट तो चिल है, सवाल जवाब करता है अपोजिशन। अब सबसे पहले राइमा के ऊपर इंपीचमेंट होने के लिए स्टार्टिंग का पहला प्रोसीजर होगा कि 100 MP ऑफ लोकसभा या फिर 50 MP ऑफ राज्यसभा एक
मोशन पे साइन करेंगे। मोशन क्या है? एक रिमूवल बिल। अब जैसे ही मोशन पे साइन हुआ, ये मोशन पे साइन होने के बाद जब 100 एमपी मतलब लोकसभा के 50 एमपी राज्यसभा के प्रमोट कर देंगे या फिर ईदर ऑफ दी टू थिंग, तो इसके बाद बनेगी एक कमेटी। कमेटी में कौन कौन होगा? सीजीआई होगा या फिर कोई भी ऐसा जज जो कि सुप्रीम कोर्ट का है और सीजीआई ने अपॉइंट करा है। एक हाई कोर्ट का जज होगा और एक डिस्टिंग्विश जूरिस्ट होगा। ये क्या करेंगे? ये पूरे वाद विवाद सबको हालचाल में रखते हुए, ये सब करते हुए, ये एक फाइनल अपना रिपोर्ट बनाएंगे। इस कमेटी को अपॉइंट कौन करेगा? इस कमेटी को अपॉइंट करेगा स्पीकर या चेयरपर्सन। और क्योंकि स्पीकर और चेयरपर्सन ने अपॉइंट करा है, ये रिपोर्ट भी स्पीकर और चेयरपर्सन को सबमिट करेंगे। अब अगर ये रिपोर्ट स्पीकर और चेयरपर्सन अप्रूव कर देता है कि हाँ ठीक है, रिपोर्ट सही है, इस चीज के ऊपर होगी पार्लियामेंट्री वोटिंग। और क्योंकि दिस इज अ काइंड ऑफ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग और एकदम क्रेजी डिफिकल्ट है, क्योंकि जज को रैंडमली रिमूव कर दिए तो फिर गवर्नमेंट के खिलाफ जज कभी जा ही नहीं पाएगा। इसका प्रो ये भी है, इसलिए 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 मतलब जितने भी लोग वहां प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 मेजोरिटी, और ये बहुत रेयरली मिलता है। 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग मतलब समझ जाओ मोदी जी को भी अभी नहीं मिलेगा टेक्निकली, बिकॉज उनके भी 2/3 अभी मेजोरिटी हुई नहीं है। तो ये या फिर 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ बोथ द हाउस, तो ये दोनों इधर होना चाहिए। अब अगर दोनों हाउस ने प्रेसिडेंट मतलब कर दिया पास, तो फिर प्रेसिडेंट रिमूवल ऑर्डर इशू करता है। अब आप बोलोगे भैया क्या प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो रोक सकता है? नहीं। एक बार जो इन्होंने सबने बोल दिया कि भाई करना है, इतना इंक्वायरी होने के बाद प्रेसिडेंट उसको मैंडेटरी उनको करना ही पड़ेगा रिमूव। समझ में आया जज कैसे रिमूव होते हैं? अब एक भी जज आज तक कोई रिमूव नहीं हुआ। अब आप बोलोगे भैया इतना राम राज्य है क्या देश में कि बिल्कुल किसी ने करप्शन नहीं करा? करप्शन सबने करा है, रिमूव क्यों नहीं होते? क्योंकि तुम सोचो, तुमने फुल दबा के पैसा कमाया जीवन में, जज बनते भी एकदम बड़े बूढ़े एज में लोग, मार दो रिजाइन। क्या होगा रिजाइन बनने के बाद? राइमा को सैलरी तो मिलेगी, सब मिलेगा, पेंशन मिलेगा, क्या दिक्कत है? बैठे बैठे खाओ भाई, तुम्हें मेहनत करे खानी, चिल मारो, आग लगी बस्ती में, जज भी है मस्ती में। तुम रिमूव हो गए तब बेइज्जती होगी ना, पहले ही हट जाओ। ठीक है, ये है। तो राइमा समझ में कैसे क्या करना है? अब तो जज ही बनना है। जज बनने का भी एक अलग दुख है बेटा। 5 साल अभी लॉ में एसएससी करवाओ, फिर उसके बाद 3 साल का प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद जज बनो। और मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर किसी को लग रहा है कि वो सिविल कोर्ट का जज बन के मतलब ये जो 3 साल वाला एग्जाम निकाल के अगर वो एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, बहुत बड़े क्यूटी हो तुम फिर। और क्या ही बोलूँ मैं, खुद लॉजिक लगाओ। 15 साल तुम्हें लगेगा हाई कोर्ट पहुंचने में, 15 से भी ज्यादा साल बोल रहा हूँ। हाई कोर्ट में तुम्हें फिर 20 साल सर, तुम क्या बिल्कुल एज ही नहीं बढ़ती क्या तुम्हारी? बाबा बाबा हो क्या तुम? पहुंच जाओगे तुम 62 तक आराम से। ठीक है, तो ये दिक्कत, ये कुछ केसेस हैं। अपनी श्रद्धा हो तो पढ़ लेना, नहीं हो तो मत पढ़ना। अब कुछ कुछ मल्टीपल टाइप्स ऑफ जजेस होते हैं। पहला एक्टिंग जज होता है, दूसरा एडॉक जज होता है। एडॉक जज कुछ नहीं, टेम्परेरी जज होता है। ऐसे जज जो कि रिटायर हो चुके हैं उनको सुप्रीम कोर्ट बुलाता है, भाई थोड़ा केस ज्यादा हो गया, कॉकरोच जनता पार्टी वाले केस फाइल कर रहे हैं, आप थोड़ा सा बैठो, थोड़ा देर लो, थोड़ा सा सैलरी एक्स्ट्रा ले लेना यार, घर की बात है। जज ही बोलते हैं काफी हेक्टिक शेड्यूल था, बहुत वेकेशन हो गया, आओ फिर से माहौल पर बेबी करते हैं ये। ठीक है, रिटायर्ड जज, तो अगेन रिटायर्ड जज को भी टेम्परेरी जज, एडॉक जज ही बोलते हैं, उसको ला सकते हैं। अब जुडिशन, ओरिजिनल जुडिशन, रिट पिटिशन, सबको मैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में पढ़ा चुका हूं भाई। अगर कोई व्यक्ति को नहीं पता तो आप बिल्कुल मेरा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के लेक्चर देखें। ठीक है, और ये क्या है भाई? काटो इसको, ये रेलेवेंट, कहीं से भी कुछ जाता है। अब ये है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है पूरा जो भी मैं बताया, उसका रिवीजन आखिरी का। ठीक है, समझ में आया सबको टॉपिक? सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्यों 24 से 23 नहीं मतलब 34 से 38 हुए हैं, समझ में आ गया सबको? अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई हल्के में ना ले।